जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अपलोड किया जा रहा है और अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 के बहुत सारे प्रश्नों को देखा और साथ ही साथ टाइप 2 के 30 प्रश्नों को देख लिया था। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग जाके देख सकते हैं और पहले की जितनी भी वीडियो हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कल के जो सबसे आखिरी प्रश्न था उससे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो आपका आखिरी प्रश्न था जो मैंने आपको होमवर्क में एक तरीके से दिया था, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं यह क्या इंगित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें यह जो प्रश्न आया था ये आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट सीएफ के लिए आया था 2017 में। ठीक है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा गलत आ गया था क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं होते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न गलत आ गया था और यहाँ पर त्रिरत्न की जगह त्रिपिटक होना चाहिए। ठीक है, और त्रिपिटक मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे और जब यह प्रश्न बना था तो इस पर सभी को जो है नंबर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो है 31 नंबर प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न जो कि है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है यह थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आगे के प्रश्न पूरे क्लियर हैं। तो चलिए इसको मैनेज कर लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का जो है इस्तेमाल किया था। तो ऐसा जो है आपका मगध था, एक ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का जो है यूज किया था। ठीक है, इस्तेमाल किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा गणतंत्र था। ठीक है, ऐसा कौन सा गणतंत्र राज्य था जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वज्जी। वज्जी एक ऐसा गणतंत्र था जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का यह राज्य संघ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो जैन धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ थे उनको एक साथ सामूहिक रूप से किस शब्द के प्रयोग से बताया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अंग। ठीक है, अंग के नाम से इन सभी पवित्र ग्रंथों को एक साथ सामूहिक रूप से बुलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर है आपका। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो किस मुद्रा में दिया था। तो इससे एक और प्रश्न बनता है आपका कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको बताना है कि उन्होंने किस मुद्रा में दिया था। तो उन्होंने धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैवल्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैवल्य होता है बेसिकली यह जैन धर्म में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैन, क्योंकि कैवल्य मतलब होता है एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होना ही कैवल्य कहलाता है जैन धर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। अगला आपका कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ऐसा आपको बताना है कि कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अंगुत्तर निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ था जिसमें जो है
फुलहो महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगोत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि 16 महाजनपदों में से कौन सी ऐसा महाजनपद था कौन सा जिसकी जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, गांधार। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन को निम्नलिखित किस घटना से संबंधित करता है? तो यह जो स्तूप होता है, ठीक है, यह जो स्तूप होता है वह गौतम बुद्ध जी के जीवन में मृत्यु को दर्शित करता है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा सही आपका, मृत्यु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध का जो महायान और हीनयान जो थे वह किस शासक के शासनकाल में अलग अलग हो गए थे, विभाजित हो गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो है यह महायान और हीनयान दोनों क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। ठीक है, अलग अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं कणाद। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ थे बेसिकली आपका किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो यह तो आई थिंक आप में से जितने भी लोग हैं लगभग लोग जानते ही होंगे कि गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का आपको बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर जी का जो जन्म है बेसिकली कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर आपका कुंडग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो गौतम बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है और पावापुरी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक एक करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इनको बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यह तो बेसिकली संबंधित ही है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो यह भी आपका संबंधित ही है। कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, तो यह भी आपका संबंधित ही है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है पावापुरी, यह बौद्ध गौतम बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में यह पूछा भी है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत कौन सा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, और इसी के कारण जो है जैन धर्म में, जब जैन धर्म शुरू में आया था तो इसमें किसान वर्ग के जो लोग थे इसमें नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि अहिंसा आपको नहीं करना था, इसमें जो है कठोरता से इसका पालन करना था। इसीलिए इसको बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? अहिंसा था जैन धर्म का। तो अहिंसा का मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना है। तो किसान जो थे वह अगर इसमें चले जाते जैन धर्म में तो वह क्या होता कि वह खेती नहीं कर पाते, क्योंकि खेती करने के लिए उनको कीड़े मकोड़ों की दवा जो होती है खेतों में डालनी पड़ती है, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यानी कि एक तरीके से उनको हिंसा करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वह हिंसा नहीं करेंगे तो अपना वो जो है खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसी के कारण जो है शुरू में किसान जो है, किसान वर्ग के लोग वह मैक्सिमम नहीं जा पाए थे। ठीक है, जैन धर्म में। और इसी से आप सभी लोग याद रखेंगे कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो था अहिंसा था, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था।
ठीक है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, वह बीच के मार्ग को उसमें अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महर्षि जो गौतम का संबंध है, अच्छा महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, ठीक है, आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय से है। जो महर्षि गौतम थे इनका बेसिकली जो संबंध है किस भारतीय दर्शन से है, तो न्याय से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? आपको बताना है कि जब 7वीं शताब्दी शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, तो थानेश्वर और जो कन्नौज था उसके सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसके सिंहासन पर हर्षवर्धन जी बैठे थे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है, क्योंकि अभी भी तो कहा ही जाता है। तो जो भगवान महावीर थे उनके जो शिक्षाओं का जो संकलन था, ठीक है, उनके जो शिक्षाओं का संकलन था उन सभी को क्या बोला जाता था? तो उनको आगम सूत्र बोला जाता था, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? आगम सूत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में यह आपका आया है, 2019 में ही आया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहले तो यहाँ पे खाली स्थान दिया है। का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? कौन सा ऐसा युद्ध है जो सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि जो हाइडे स्पीच का जो युद्ध था वह सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में जो है लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हाइडे स्पीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी? तो जो भगवान गौतम बुद्ध के समय में 16 महाजनपद जो हैं उस समय आपका अस्तित्व में थे, ठीक है। और अभी आपने ऊपर देखा कि इसकी जो चर्चा है किस में की गई थी? तो अंगुत्तर निकाय में की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 16। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सांख्य दर्शन संप्रदाय था इसकी जो स्थापना है बेसिकली कपिल के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कपिल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद, फिर से वही प्रश्न पूछ दिया कि कितने महाजनपद मौजूद थे? तो 16 महाजनपद जो हैं उस समय मौजूद थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारनाथ में तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इनका बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बेसिकली आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर त्रिरत्न आता है तो त्रिरत्न जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का जो शासक अजातशत्रु था वह बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। दो चीज़ें हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है। तो बिंबिसार को बीबी से डिनोट करते हैं और बिंदुसार को बीडी से डिनोट करते हैं। तो जो अजातशत्रु था वह बेसिकली बिंबिसार का पुत्र था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
3 बिम्बिसार। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। आपको बताना है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह था घनानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश जो था उसके पहले मगध का शासक कौन था। तो उसके पहले जो है मगध वंश का शासक बिम्बिसार थे। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिम्बिसार। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी। जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व था उस समय जो है आपकी उस समय जो है आपकी मगध की राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, राजगिरी, वाराणसी या फिर मथुरा। तो जो 4वीं शताब्दी थी उस समय मगध काल की राजधानी थी राजगिरी। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 राजगिरी। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राजगिरी से इसको कहाँ पे जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जीन यानी कि जीना शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है। जैन धर्म में आपने कल एक वर्ड देखा था जीन। तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है विजेता। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विजेता। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो बौद्ध स्थल वैशाली है और नालंदा है, ठीक है, यह कहाँ पर है आपका। तो बेसिकली आपका बिहार में है। नालंदा भी बिहार में है और वैशाली भी जो है वह भी बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से हैं। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और रायगढ़ जो है इससे संबंधित ही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। यह उनमें से संबंधित नहीं है। यह तीनों संबंधित हैं और यह उनमें से संबंधित नहीं है। और आज का सबसे आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर बताएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बाद वाली वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।